बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 8। ठीक है, जीव यांत्रिकी और खेल कूद। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम में मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप इसमें जुड़ जाइए। एक बार आप सिलेबस देखिए, आपके टोटल 10 चैप्टर आ रहे हैं, इसमें से आज हम 8वां चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं आपको इसमें से मेन टॉपिक ही कराने वाला हूँ ताकि कम समय में हो जाए, और पेपर बिल्कुल नज़दीक आ रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपको काफ़ी डिटेल में समझा पाने का। तो सबसे पहले बात करेंगे जीव यांत्रिकी। जीव यांत्रिकी जिसको हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं, ये इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसका मतलब होता है कि जो मनुष्य होता है उसके शरीर का अध्ययन किया जाता है एक मशीन के रूप में, यानी मनुष्य के शरीर को एक मशीन माना जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, उसका गहन अध्ययन किया जाता है। इससे काफ़ी जानकारी मिलती है और इस जानकारी का इस्तेमाल उसकी खेल कूद की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने में, ठीक है, किया जा सकता है। और इस अध्ययन में शरीर की गति को प्रभावित करने वाली जो आंतरिक या फिर जो बाहरी शक्ति हैं उसका भी अध्ययन किया जाता है, तो इसको जीव यांत्रिकी कहते हैं। अब बात करेंगे कि जो फिजिकल एजुकेशन है, यानी कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा है और जो खेल कूद है, इसमें जीव यांत्रिकी का क्या महत्व है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जीव यांत्रिकी जो है वो हमारे शरीर को एक मशीन की तरह उसका अध्ययन करती है। तो जब हमें जीव यांत्रिकी के जरिए मनुष्य के शरीर के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है, तो उसका हम कई जगह पे एक पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जीव यांत्रिकी जो है वो प्रशिक्षण यानी कि जो ट्रेनिंग होती है उसमें सुधार में सहायक है। ये उपकरणों में सुधार लाने में सहायक है, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेल में शामिल होते हैं, स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं, तो उनके लिए उनके जीव यांत्रिकी यानी उनके शरीर के अध्ययन करने के बाद, उनके शरीर के अध्ययन के बाद कौन से उपकरण कौन से खेल में उनके लिए प्रभावशाली हो सकते हैं, इसमें सुधार लाने में ये हेल्प करेगी। फिर क्या है कि जो तकनीक होती है कि किस तरीके से तकनीक को सुधारा जाए, इसमें हेल्प करती है जीव यांत्रिकी। या फिर खेल के दौरान आपने देखा, मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था कि खेल के दौरान कई प्रकार की चोट लग जाती है खिलाड़ी को, तो चोट से बचाव में भी अगर जीव यांत्रिकी का ज्ञान है तो इसमें भी सहायता मिलती है। ठीक है, फिर मानव के शरीर को डिटेल में समझने में सहायक है। खेल में जो प्रदर्शन होता है, एक खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस होता है उसको सुधारने में भी जीव यांत्रिकी का जो ज्ञान है वो सहायक होता है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। अब इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन हैं जो जिन्हीं में से घूम घूम के आते हैं। या तो आपसे न्यूटन के गति का नियम पूछा जाता है, या फिर आपसे घर्षण के बारे में पूछा जाता है। यही 2 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बाकी टॉपिक में से बहुत रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादातर इन्हीं क्वेश्चनों में से आता है। ठीक है, एक तो गति का नियम न्यूटन का, दूसरा घर्षण। तो ये दोनों मेन टॉपिक आपको करा के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए न्यूटन जो था उसने 3 नियम दिए थे। पहला जो नियम था वो उसको कहा जाता है जड़ता का नियम, दूसरा जो नियम था वो त्वरण का नियम कहा जाता है, और तीसरा प्रतिक्रिया का नियम। अब क्या होता है कि भाई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में बताइए और खेल में उसका किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, या फिर द्वितीय नियम के बारे में बताइए, तृतीय नियम के बारे में बताइए, या फिर जड़ता का सिद्धांत बताइए। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके तीनों को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो पहला गति का नियम है जिसको हम जड़ता का नियम कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें न्यूटन ने ये बताया कि कोई वस्तु वो अपनी रेस्ट यानी कि वो स्थिर अवस्था में होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये फुटबॉल है, ये स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, ना ये इधर को जा रही है ना इधर को जा रही है। ठीक है, स्थिर है, फिक्स है। लेकिन जब इस पर एक किक मारी जाती है, इस पर पैर मारा जाता है, ठीक है, तो इस पर फोर्स लगता है, यानी कि इस पर एक बल लगता है, बाहरी बल हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो जब बाहरी बल लगता है तो ये जो गेंद है ये गति से आगे की ओर भागेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि शुरू में जो गेंद की गति होगी वो काफ़ी तीव्र होगी, लेकिन धीरे 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 इसकी गति जो है वो कम होने लगेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये वापस से स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो इसको कहा जाता है जड़ता का नियम। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। अब समझिए, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में, यानी जो भी उसकी स्थिर अवस्था है या आराम की अवस्था हो या फिर गति की अवस्था में भी हो, तब तक वो बनी रहेगी अपनी अवस्था में जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल। देखिए, ये स्थिर अवस्था में पड़ी थी, जब तक इस पे बाहरी बल नहीं लगा तब तक ये क्या थी, अपनी उसी अवस्था में थी। लेकिन जैसे ही बाहरी बल इस पे लगता है तो इसकी अवस्था जो है वो बदल जाती है। ठीक है, तो ये बताया गया। अब एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। एक फुटबॉल है जो कि बिल्कुल आराम की स्थिति में है, लेकिन
उसमें जब बाहरी बल लगाया जाता है, ठीक है, जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे हम तब तक वो कहीं नहीं जाएगी, वो स्थिर रहेगी, ये समझाया गया है। एक एग्जांपल है, एक रोलिंग फुटबॉल है जो घूम रही है, जा रही है, वो थोड़ी दूरी तय करके धीमी हो जाती है या फिर रुक जाती है, ठीक है। ये भी एक तरह से ये क्यों होता है, क्योंकि ज़मीन का भी एक जो ज़मीन में घर्षण होता है उस बॉल का, और एक गुरुत्वाकर्षण, एक बाहरी बल होता है वो उस पर लगता है, इस कारण। तो यहाँ पे भी आपको पता लगेगा कि एक बॉल जब जा रही है तो उसकी शुरू में स्पीड कुछ होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा वो एक जगह पे स्थिर हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्यों होगा, इसके पीछे कई सारे कारण होंगे। एक तो घर्षण हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, और ये सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। सेकंड नंबर पे आ जाता है न्यूटन का सेकंड सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत, या जिसको हम बोलते हैं त्वरण का नियम, ठीक है, दूसरा नियम है ये जो दूसरा नियम है इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। अब पेपर में हो सकता है ऐसे पूछ ले आपसे, बताइए संवेग का नियम, तो आपको याद रखना है ये सेकंड नियम है। किसी भी वस्तु में उत्पन्न होने वाला जो त्वरण की दर है वो वस्तु पे लगने वाले बल के समानुपाती और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु पे जो हम फेंक रहे हैं, मान लो किसी गेंद को हमने फेंका, तो उसमें जब वो जा रहा है उसमें जो त्वरण हो रही है, जो भी मतलब प्रक्रिया हो रही है, उसमें क्या होगा, जिस बल से हमने उसको फेंका है समानुपाती उसी बल से वो जाएगा, ठीक है, और उसका द्रव्यमान जितना उसका वजन होगा उसके अपोजिट वो हो जाएगी। मान लो एग्जांपल के लिए कोई हल्की वस्तु है, उसको हम तेज़ी से फेंक रहे हैं, और एक भारी वस्तु को हम तेज़ी से फेंक रहे हैं, क्योंकि भारी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि वो क्या है, उतनी तेज़ी से उतनी दूर नहीं जा पाएगी। लेकिन एक हल्की वस्तु को आप तेज़ी से फेंकोगे तो उसके बल के अनुसार ही क्या है, वो बहुत दूर चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक गेंद देता हूँ, आप सिंपल सी जो क्रिकेट वाली बॉल है आप उसे फेंकोगे, तो आप बल लगाकर फेंकोगे तो वो बहुत तेज़ी से आगे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको गेंद की जगह आपको 10 kg की गेंद दे दूँ और फिर मैं कहूँ कि भाई इसे फेंको, फिर आप चाहे कितना भी बल लगा लो वो उतनी ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ जाता है। द्रव्यमान जब बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड देखें तो वो अपने आप ही कम हो जाती है। लेकिन जो हल्की चीज़ होती है उसको फेंका जाता है अगर तेज़ बल से, तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाती है। तो इसके लिए एक नियम भी बताया था, त्वरण और बल को इसमें द्रव्यमान से डिवाइड किया गया है, ठीक है, या फिर बल बराबर होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण। एग्जाम्पल आपके सामने क्रिकेट में सामान्य बल से, हाँ ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक ही गेंद मान लो यहाँ पे मैं भारी चीज़ नहीं दे रहा हूँ, एक सिंपल सी क्रिकेट की गेंद है, अगर उसमें हम बल कैसा लगा रहे हैं, अगर हम बहुत तेज़ी से बल लगा रहे हैं, यानी बहुत तेज़ी से बल लगाकर उसको फेंक रहे हैं, तो वो तेज़ी से जाएगी आगे। लेकिन अगर हम उसको धीमे बल लगा रहे हैं तो फिर वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। तो ये होता है त्वरण का नियम। अब भाला फेंकने में भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। 600 ग्राम का भाला अगर कोई फेंकेगा और दूसरा वही व्यक्ति 800 ग्राम का भाला फेंकेगा, तो दोनों का द्रव्यमान यानी दोनों का वजन जो है वो अलग अलग हो गया है। तो 600 का जो भाला फेंकने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन 800 ग्राम का अगर भाला फेंकेगा तो उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका नियम है, त्वरण का नियम कहते हैं इसको। तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रतिक्रिया का नियम, यानी हम जो क्रिया करते हैं उसके बदले में एक प्रतिक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया का नियम। तो गति के इस नियम में प्रत्येक क्रिया के साथ एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत अच्छा दे रखा है कि देखिए, जब हम किसी तालाब में या फिर मान लीजिए किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं, हम तैरते हैं, तो तैरते समय जब हम पानी को पीछे की ओर धकेल रहे हैं, यानी कि पानी को हम अपने हाथों से पीछे की ओर ला रहे हैं, ये तो हमारी क्रिया हो गई। उसके बदले में हमारा शरीर जो है वो आगे की तरफ भाग रहा है, ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, ये प्रतिक्रिया हो गई। यानी जो हमने अपने हाथों से जो किया वो तो क्रिया थी, लेकिन उसके बदले में हमारा शरीर जो है आगे की तरफ जा रहा है, तो ये प्रतिक्रिया है, इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया का नियम। अब जब हम गोली चलाते हैं तो गोली बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, वो क्रिया है। लेकिन बंदूक जो होती है एकदम से धक्का सा लगता है उसमें और बंदूक पीछे की तरफ आती है, इसको प्रतिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल और है, जब हम चलते हैं तो अपने पैर से हम ज़मीन को धक्का देते हैं, ठीक है, और फिर ज़मीन को हम पीछे की ओर बल लगाते हैं, तभी हम आगे चल पा रहे हैं। तो ये भी इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, आप इसे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक है संतुलन, इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर। तो संतुलन के सिद्धांत को देख लेते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं इसके आने के, ज़्यादातर गति के नियम से ही क्वेश्चन आता है। संतुलन क्या है, देखिए, किसी बिंदु पर कार्य करने वाले बलों का परिमाण जब परिणाम बिल्कुल शून्य हो जाता है तो स्थिति जो होती है वो संतुलन वाली होती है। कहने का मतलब है एक बैलेंस बन जाता है, बैलेंस वाली स्थिति में जो परिणाम होता है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है, ठीक है, एकदम शून्य हो जाता है। अब संतुलन को दो प्रकार का होता है,
एक तो होता है गतिशील और एक होता है स्थिर। गतिशील में क्या है, देखिए जब कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु गतिशील रहते हुए स्थिरता बना ले, फिक्स हो जाए, कहीं रुक जाए, तो उसको गतिशील संतुलन कहेंगे। जैसे कि साइकिल चलना, अब साइकिल में क्या होता है, साइकिल चल रही है, ठीक है, गतिशील है तो वो चल रही है एक जगह पे, और चलते चलते क्या होती है, वो एक तरह से बिल्कुल बैलेंस में चल रही है, एक संतुलन बना हुआ है, वो गिर नहीं रही है, ठीक है। हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं, जब पहली बार साइकिल चलाते हैं तो हमारा बैलेंस नहीं होता है, हम गिर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब चलाना सीख जाते हैं तो दो पहियों पे वो साइकिल आसानी से चलती है, हमारा एक बैलेंस बन चुका होता है। तो ये गतिशील संतुलन का नियम आप इसे मान लीजिए। सेकंड आता है स्थिर संतुलन, जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में हो, फिक्स हो कहीं पे, तब उसे स्थिर संतुलन कहते हैं। जैसे कि जिम्नास्ट में देखें, या फिर हम योग में शीर्षासन जब करते हैं तो हम एक जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, स्थिर हो जाते हैं। तो ये जो संतुलन का नियम होता है या जो संतुलन होता है, इसका खेल कूद में कैसे प्रयोग हो सकता है, देखिए इसके लिए क्या होता है, चौड़ा और व्यापक आधार, यानी आधार हमारा जितना चौड़ा होगा, संतुलन जो है उतना अच्छा बनेगा। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जितने पैरों को चौड़ा करके अच्छे तरीके से किसी खेल में खड़ा रहेगा, उसका बैलेंस, उसका संतुलन जो है वो उतना ही अच्छा बना रहेगा, ठीक है, पैरों को खोलकर जिस तरीके से वो खड़ा होता है। फिर सेकंड आता है गुरुत्वाकर्षण, जो बिंदु है, एक ये मान लो एक ऐसे ही माना हुआ बिंदु होता है ज़मीन पे, कहीं पे भी एक गुरुत्वाकर्षण का बिंदु है जो ज़मीन के करीब रखना। इसमें क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है, जितना ज़मीन के करीब होगा केंद्र, स्थिरता जो है उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना ज़मीन से दूर होगा उतनी स्थिरता जो होती है वो कम हो जाती है। सेकेंड है बॉडी मास, जड़ता, यानी उच्च शरीर द्रव्यमान, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए दो खिलाड़ी एथलीट है, एक है भारी यानी जिसका वजन ज़्यादा है शरीर का, एक है कमज़ोर हल्का सा, ठीक है, दो एथलीट है, एक भारी है जिसके शरीर का द्रव्यमान या वजन जो है वो ज़्यादा है, और एक एथलीट जो है उसका शरीर का वजन जो है कम है। तो उदाहरण में क्या होगा कि हल्का व्यक्ति जो है उसकी तुलना में जो भारी व्यक्ति होगा उसको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि कुश्ती, मुक्केबाजी और जूडो जैसे खेलों में विभिन्न भार वर्गों में प्रतियोगिता होती है, क्योंकि देखिए आप देखोगे जैसे कुश्ती है, उसमें देखा जाता है 60 kg वाले लोग, 70 kg वाले लोग, उनके अलग अलग प्रतियोगिता होगी, 60 वाले को 80 वाले से नहीं लड़वाएंगे, नहीं तो क्या होगा, वो अलग अलग वेट के हो जाते हैं, तो इस तरीके से उसको हिलाना, उसको हरा पाना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आधार के मध्य में, जब गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधार के मध्य में आता है तो स्थिरता अधिक होगी, ठीक है, जहाँ पे हमने पैर रखे हुए हैं जैसे मान लो, और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिल्कुल आधार पे है, तो वहाँ पे एक स्थिर अवस्था में इंसान रह सकता है और वो खेल भी सकता है। जिम्नास्ट में अगर हम देखें तो जब जिम्नास्ट में कार्टव्हील वगैरह करते हैं तो उस समय जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है वो आधार के बिल्कुल मध्य में उसको रखना होता है, तभी क्या होती है, उसमें स्थिरता मिलती है। ये टॉपिक है आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, घर्षण। इससे क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, एक तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं, बताइए घर्षण क्या है। तो घर्षण एक बल होता है, ये बल तब पैदा होता है जब दो वस्तुओं की सतह जो है आपस में संपर्क में आती है। और जैसे कि मैं आपको अच्छा एग्जांपल दूं कि जब हम लिख रहे हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो मैंने अपने पेन को अपने टैबलेट पे रगड़ा है, ठीक है, तो मेरे पेन की जो निब है और जो टैबलेट है इसके बीच में घर्षण हो रहा है, इन घर्षण के कारण ही हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसमें लिख पा रहा हूँ। तो घर्षण जो होता है दो चीज़ों के संपर्क में आने से बन रहा है। और घर्षण बल जो होता है हमेशा क्रिया की विपरीत दिशा में काम करता है, हमेशा। घर्षण क्या है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि घर्षण क्या है, खेलों में विभिन्न प्रकार के घर्षण की व्याख्या करो। तो देखिए दो सतह के बीच में संपर्क से उत्पन्न जो भी गतिरोध या प्रतिरोध होता है वो घर्षण कहलाएगा। दो तरीके के घर्षण होते हैं, ठीक है, एक होता है स्थिर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है लेकिन वास्तविक गति अभी शुरू नहीं हो पाई है, इसे घर्षण कहते हैं, स्थिर घर्षण, ठीक है। जैसे कि मान लो हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हम जो हमारे शुरू के स्टेप होंगे उसको हम स्थिर घर्षण के रूप में देख सकते हैं। सेकंड होता है हमारा गतिशील। गतिशील में क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से चलना शुरू कर देती है तो उसे गतिशील कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, गेंद जो है वो लुढ़क कर रुक जाने तक जो घर्षण बल लगा वह गतिशील होता है। कि गेंद है वो लुढ़क के कहीं पे जा रही है, ठीक है, यानी कि वो पूरी घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, रोलिंग। तो इस तरीके के बल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गतिशील घर्षण। गतिशील घर्षण जो है उसको दो कैटेगरी में बांट के देखते हैं, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोलिंग। स्लाइडिंग में क्या है, जब कोई वस्तु वास्तव में दूसरी वस्तु की सतह पे सरकने लगे, जैसे मान लो कोई चीज़ है उसे हम किसी दूसरी चीज़ पे रख के घिस रहे हैं, ठीक है, घसीट के किसी चीज़ को ले जा रहे हैं, तो ये स्लाइडिंग घर्षण हो जाएगा। लेकिन रोलिंग में क्या होता है, जब कोई चीज़ पहिए की तरह घूम रही है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग बोलते हैं। जैसे कि कोई मैदान में कोई बॉल वगैरह फेंकी जाती है तो वो लुढ़क लुढ़क के जाती है, ठीक है, इस तरीके से। एक क्वेश्चन काफ़ी आता है घर्षण से, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है कि घर्षण के लाभ या हानि बताइए। कई बार उसके बीच में अंतर पूछ लेते हैं, ज़्यादातर लाभ या हानि ही पूछा जाता है, लेकिन लाभ और हानि दोनों बता रहा हूँ ताकि आपको क्या होगा, इसके बीच में अंतर भी पूछे तो आप वो भी बता पाएँ। घर्षण के लाभ क्या है, देखिए इसके लाभ भी है और इसके हानि भी है। लाभ क्या है कि वस्तु की स्थिति को बनाए रखने के में देखें तो घर्षण जो होता है, घर्षण किसी भी वस्तु की स्थिति या उसके आकार को एक तरह से स्थिर रख सकता है, ये फ़ायदा है। लेकिन इसके नुकसान क्या है कि वस्तु में टूट फूट भी हो जाती है घर्षण के कारण। घर्षण के कारण वस्तु में हमेशा टूट फूट होती रहती है। इसी से बचाने के लिए हम वस्तुओं में क्या करते हैं, तेल या चिकनाई लगाते हैं। आप देखोगे हमारे घर के जो दरवाजे वगैरह होते हैं, जो मेन गेट होता है जिसमें ज़मीन में इस तरीके से एक लोहा गाड़ के, ठीक है, और एक पाइप सा होता है उस पर वो टिकाया होता है, यहाँ पे ग्रीस लगा दी जाती है क्योंकि वो जब जब घूमता है दरवाज़ा तो वहाँ पे घर्षण होता है। घर्षण की वजह से वो क्या होता है, वो टूट फूट हो सकती है। लेकिन अगर उसमें ग्रीस या चिकनाई बना के रखेंगे तो वो टूटे फूटेगा नहीं। जो हमारे दरवाजे के जो कब्जे होते हैं जिसमें हमारा दरवाज़ा टिका होता है वो भी गोल गोल घूमता है, तो उसमें भी एक तरह से रोलिंग वाला घर्षण हो रहा है, लेकिन उसमें तेल या चिकनाई लगा के रखते हैं ताकि वो टूटे नहीं। फिर क्या है कि घर्षण से एक फ़ायदा ये है कि गति में सहायता करना, यानी घर्षण के कारण हम आराम से चल या दौड़ पाते हैं। अब जब हम अपना पैर को ज़मीन पे रखते हैं और ज़मीन को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं तभी तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पैर और ज़मीन के बीच में घर्षण हो रहा है और इस घर्षण के कारण ही हम क्या कर पा रहे हैं, गति में हमको सहायता मिलती है, यानी कि हम चल पाते हैं या फिर हम दौड़ पाते हैं। सेकंड क्या है, इसमें ऊर्जा का नुकसान होता है। घर्षण जो है ऊर्जा को ख़त्म करता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा इसमें, अब मान लो आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म होगी या कम होने लग जाएगी। सेकंड क्या है कि ये पकड़ को मजबूत बनाता है। घर्षण के कारण ही क्या होता है, खिलाड़ी जो अपने हाथों में, जैसे बैडमिंटन हो गया या क्रिकेट का बैट हो गया, वो घर्षण के कारण ही उसको पकड़ पा रहा है। ये गति को कम करता है, ठीक है, घर्षण जो है गति को कम कर देता है, गति को बढ़ाने में भी सहायता कर रहा है तो कुछ हद तक ये इसको कम भी कर देता है। इसीलिए हमें इसको, इसकी सतह को चिकना बनाए रखना पड़ता है। सेकेंड है ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, गति को मुश्किल बनाता है, ठीक है, कई जगह पे ये गति को मुश्किल बना देता है। कठिनाई जहाँ पे मतलब सही तरीके से ज़्यादा घर्षण हो रहा है तो वहाँ पे गति जो है उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। देखिए पेपर सिर पे है, टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैं बहुत डिटेल में तो नहीं करा पाया चैप्टर, पर जो भी मेन टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे बता दिए। इन्हीं ज़्यादातर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, या तो गुरुत्वाकर्षण वाले वो न्यूटन वाले नियम वाले आ जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसमें से क्वेश्चन आता है, या फिर घर्षण के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इन दो टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों आपको करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।